जय हिंद। कैसे हैं आप? एक बार फिर आपके अपने चैनल गुरु गंगा में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग फिर से हिंदी भाषा का प्रैक्टिस सेट 2 लेकर आए हैं। यह भी सीटेट में पूछा गया प्रश्न का सेट है। आप इसको ध्यान से देखेंगे और इसके दिए गए प्रश्नों को हल करने का प्रयास करेंगे। इससे आपको प्रश्नों की प्रकृति भी पता लगेगी और प्रश्नों की कठिनता भी पता लगेगी और किस तरीके से तथ्यात्मक प्रश्न के साथ साथ उसके जो मूल भाव होते हैं उस पर आधारित प्रश्न भी पूछे जाते हैं, यह भी आप देख पाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। इससे पहले कि जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि प्रत्येक वीडियो की नोटिफिकेशन उनको समय पर मिलती रहे। और जिन्होंने पिछली वीडियोज़ नहीं देखी है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करके पिछली वीडियोज़ भी देख सकते हैं, पिछला प्रैक्टिस सेट भी देख सकते हैं जो बाल विकास का भी प्रैक्टिस सेट है और हिंदी भाषा का पहला प्रैक्टिस सेट भी उपलब्ध है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो। तो आप देख रहे हैं ये हिंदी भाषा का प्रश्न पत्र है। इसमें निर्देश लिखा हुआ है नीचे दिए गए प्रश्नों यानी प्रश्न संख्या 91 से 105 के सही एवं सबसे उपयुक्त उत्तर वाले विकल्प को चुनिए। तो आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है, ये 105 ये 105 नहीं होना चाहिए, 120 होना चाहिए। अच्छा, ऊपर लिखा हुआ है, ठीक ना। प्रश्न संख्या 91 से 120 के प्रश्नों के उत्तर केवल तभी दें। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला है, पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है कि पहला ऑप्शन क्या आवश्यक है, चार्ट अधिक से अधिक कक्षा में लगाए जाएं। दूसरा है, केवल लक्ष्य भाषा सुनने का माहौल हो। तीसरा, घर की भाषा सुनने बोलने को मिले। और चौथा है, लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने पढ़ने को मिले। तो पढ़ने सीखने के लिए आवश्यक क्या है? जी हाँ, चौथा उत्तर सही है, लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री पढ़ने सुनने को मिले। दूसरा देखते हैं, भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से, खाली जगह दिया है, का माध्यम है। स्वयं से किसका माध्यम है वो आपको बताना है। स्वयं से सुनने का माध्यम है, स्वयं से लिखने का माध्यम है, स्वयं से पढ़ने का माध्यम है और स्वयं से बातचीत का माध्यम है। क्या सही उत्तर होगा बताएं। जी हाँ, भाषा केवल अभिव्यक्त का माध्यम ही नहीं है बल्कि स्वयं से बातचीत का माध्यम है। चौथा सही है। आगे देखते हैं, लड़के होकर रोते हो, लड़के होकर रोते हो, यह कथन, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कैसा कथन वो आपको बताना है। पहला, भाषा को व्याकरण की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। दूसरा, भाषा को बच्चों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। तीसरा है, भाषा को अध्यापकों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य होता है। और चौथा है, भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है। आप देख रहे हैं, लड़के हो लड़की हो, मतलब क्या सेंस क्या कह रहा है, जेंडर को प्रदर्शित कर रहा है। इसका मतलब जो चौथा है वह इस प्रश्न का सही उत्तर है, भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है यह कथन। ठीक है, चौथा प्रश्न देखते हैं, कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त लगता है। कहानी के संदर्भ में कौन सा कथन उपयुक्त लगता है। पहला है, कहानी में कथानक का होना आवश्यक है। दूसरा है, कहानी में संवाद होना आवश्यक है। तीसरा है, कहानी में शुरुआत होना आवश्यक है। और चौथा है, कहानी में शुद्ध भाषा होना आवश्यक है। तो सबसे ज़्यादा उपयुक्त क्या है वो बताना है आपको। सबसे ज़्यादा जो आवश्यक है वह है कहानी में कथानक का होना, पहला सही है। आगे देखते हैं, एक भाषा के अध्यापकों को बच्चों में, पहला ऑप्शन है, शुद्ध भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। दूसरा है, भाषा सिद्धांतों की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए। तीसरा है, आलंकारिक भाषा प्रयोग की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए। और चौथा है, विविध संदर्भों में भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए। एक भाषा अध्यापक को क्या करना चाहिए वो आपको बताना है। कौन सा सही है? जी हाँ, चौथा सही है, विविध संदर्भों में भाषा प्रयोगों की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए एक भाषा अध्यापक को कि वो बच्चों में यह क्षमता विकसित करे। आगे देखते हैं, कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, इस कथन पर आपकी राय है कि, आप क्या सोचते हैं ये आपको बताना है। इस कथन के बारे में आपकी राय क्या होगी इसे आपको बताना है। पहला है,
भाषा और लिपि के बीच एक सीधा संबंध है। दूसरा है यह बिल्कुल संभव नहीं है। तीसरा है यह बहुत हद तक संभव है। और चौथा है हर भाषा की अपनी लिपि होती है। कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, इस पे आप क्या सोचते हैं? हर भाषा की अपनी लिपि होती है? बिल्कुल नहीं। किसी में भी लिखी जा सकती है, यह बिल्कुल संभव नहीं है, एकदम कठोरता के साथ कह रहे हैं। और तीसरा कह रहे हैं भाषा और लिपि के बीच एक सीधा संबंध है, एक ऑप्शन ये भी है। हाँ, तीसरा ऑप्शन जो है वह है यह बहुत हद तक संभव है कि कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है। तो यहाँ पर जो संभावित उत्तर होगा सर्वश्रेष्ठ वह है तीसरा, यह बहुत हद तक संभव है। ठीक ना, आगे देखते हैं। सातवां, भाषा सभी विषयों के खाली जगह में है। किस में है वो बताना है आपको। पहला है प्रारंभ में है, दूसरा है पढ़ने में है, तीसरा अध्यायों में है, चौथा है केंद्र में। भाषा सभी विषयों के किस में है? प्रारंभ में है, सभी विषयों के पढ़ने में है, सभी विषयों के अध्यायों में है, या सभी विषयों के केंद्र में है? जी हाँ, चौथा सही है, सभी विषयों के केंद्र में है। आगे देखते हैं। कविता का एक निश्चित अर्थ होता है जिसे सभी विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए। इस कथन के बारे में आप मानते हैं कि, आप क्या मानते हैं वो आपको बताना है। पहला, अलग अलग अर्थ समझने से पढ़ने की प्रक्रिया बाधित होती है। क्या आप ऐसा समझते हैं? या दूसरा है किसी कविता को एक निश्चित अर्थ के साथ पढ़ना चाहिए। या तीसरा, सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता समझते हैं। और चौथा है कवि ने कविता एक अर्थ में लिखी जिसे हर विद्यार्थी को समझना चाहिए। आप क्या समझते हैं ये आपको बताना है कि कविता का एक निश्चित अर्थ होता है जिसे सभी विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए। इस कथन के बारे में आप क्या मानते हैं बताइए। जी, तीसरा सही होना चाहिए, सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता समझते हैं। आगे देखते हैं। आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने का अवसर मिलने से, पहला ऑप्शन दिया है, लेखकों के बारे में जानकारी मिलती है, भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ बनती है, व्याकरण सम्मत भाषा सीखने को मिलती है, और चौथा है किताबों के बारे में जानकारी मिलती है। तो आप बताएं क्या सही उत्तर है। जी हाँ, भाषा को विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ बनती है अलग अलग तरीके की सामग्री पढ़ने से। आगे देखते हैं। 10वां क्या है। हिंदी में विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ाने का उद्देश्य है। क्या है? विज्ञान के संदर्भ में हिंदी भाषा प्रयोग को समझना। दूसरा है विज्ञान की भाषा को समझना। तीसरा है विज्ञान विषय को गहराई से जानना। और चौथा है विज्ञान के प्रति जिज्ञासा बढ़ाना। तो क्या होगा सही उत्तर? जी हाँ, विज्ञान की भाषा को समझना। आगे देखते हैं। लेखन क्षमता के आकलन के लिए, पहला, लिखावट की सफाई और सुंदरता को जांचना होगा। दूसरा, अभिव्यक्त विचारों को जांचना होगा। तीसरा, व्याकरण सम्मत भाषा को देखना होगा। और चौथा है अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भों को देखना होगा। लेखन क्षमता के आकलन के लिए क्या करना होगा वो आपको बताना है, बताएं। जी हाँ, चौथा सही है, अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भों को देखना होगा, तो पता लगेगा लेखन क्षमता क्या कैसी है, उसका आकलन आप कर पाएंगे। आगे देखते हैं। हिंदी के पाठों में अन्य भाषाओं के शब्दों के होने का अर्थ है। क्या अर्थ है वो बताइए। पहला है विद्यार्थियों को शुद्ध भाषा नहीं सिखाई जा रही। दूसरा, भाषा का लेखक हिंदी नहीं जानता, पाठ का लेखक हिंदी नहीं जानता। और तीसरा है पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है। और लास्ट है पाठ कठिन और अस्पष्ट है। तो अन्य भाषाओं के शब्द यदि हिंदी के पाठों में है तो उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है ना। आगे देखते हैं। आपकी दृष्टि में अभ्यास, पहला ऑप्शन बच्चों को उत्तर देना सिखाते हैं। दूसरा है पाठ को समझने में मदद करते हैं। तीसरा है बच्चों को तार्किक बनाते हैं। चौथा है बच्चों को भाषा के बारे में बताते हैं। तो आपकी दृष्टि में अभ्यास क्या है? जी, दूसरा सही है, पाठ को समझने में मदद करते हैं। जितना आप अभ्यास करते हैं पाठ उतनी जल्दी आपको समझ में आने लगता है। आगे देखते हैं। उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का उद्देश्य है।
क्या है वो बताना है। पहला, पूरे देश को पढ़ने के अवसर देना। दूसरा है बहुत सी सामग्री से परिचय कराना। तीसरा है प्रचुर हिंदी साहित्य का न होना। और चौथा है अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना। जी हाँ, चौथा उत्तर सही है, अन्य भाषाओं के साहित्य को हिंदी में पढ़ने के अवसर देना। आप भी उत्तर देने का प्रयास करें, ठीक ना। प्रश्नों को देखने के बाद आप भी उत्तर देने का प्रयास करें, देखें कि आप कितना सटीक अनुमान लगा रहे हैं। यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो आप, यह प्रश्न कहता है कि यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो आप क्या करेंगे, उसके बारे में बात होनी है। पहला ऑप्शन है वो है उनसे कम गतिविधियां कराएंगे क्योंकि वो दृष्टिबाधित हैं। दूसरा है उन्हें विशेष सहानुभूति से पढ़ाएंगे। तीसरा है उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे। और चौथा है उन्हें सभी बच्चों से अलग गतिविधि देंगे। आप देख रहे होंगे, आपको लग रहा होगा कि यार ये भी करा सकते हैं, ये भी करा सकते हैं, है ना। लेकिन सबसे सुटेबल क्या है वो आपको बताना है। बताइए। तीसरा सही है, उन्हें पढ़ने के उपयुक्त साधन देंगे। ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ, अब यह आपके सामने एक गद्यांश है। इस गद्यांश में जो चीज़ें लिखी गई, जो तथ्य लिखे गए हैं, उस पर आधारित प्रश्न संख्या 106 से 113 तक, है ना। यानी लगभग 8 प्रश्न नीचे पूछे जाने वाले हैं। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे, हम पढ़ते जा रहे हैं, आप ध्यान से इसको देखते जाइए और इसी पे आधारित आपको प्रश्नों के उत्तर आगे देने हैं। यह भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। इस आज़ादी के लिए पूरे देश की जनता ने एक लंबा और मुश्किल संघर्ष चलाया था। इस संघर्ष में समाज के बहुत सारे तबकों की हिस्सेदारी थी। तरह तरह की पृष्ठभूमि के लोगों ने इसमें भाग लिया। वे स्वतंत्रता, समानता तथा निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों से प्रेरित थे। औपनिवेशिक शासन के तहत लोग ब्रिटिश शासन सरकार से भयभीत रहते थे। वे सरकार के बहुत सारे फैसलों से असहमत थे, लेकिन अगर वे इन फैसलों की आलोचना करते तो उन्हें भारी खतरों का सामना करना पड़ता था। स्वतंत्रता आंदोलन ने यह स्थिति बदल डाली। राष्ट्रवादी खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे और अपनी मांगें पेश करने लगे। 1885 में ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए और उन्हें बजट पर चर्चा करने एवं प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधित्व की व्यवस्था को मंजूरी दे दी। हालांकि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत बनाई गई ये शुरुआती विधायिकाएं राष्ट्रवादियों के बढ़ते जा रहे दबाव के कारण ही बनी थीं, लेकिन इनमें भी सभी वयस्कों को न तो वोट डालने का अधिकार दिया गया था और न ही आम लोग निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते थे। तो यह है गद्यांश। अब आप ध्यान से देखेंगे, आगे जो प्रश्न आपके सामने आने वाले हैं आप उसका उत्तर देने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं अगला प्रश्न क्या है। प्रश्न है, लोग किन विचारों से प्रेरित होकर आज़ादी के संघर्ष में शामिल हुए। पहला है निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी। दूसरा है स्वतंत्रता। तीसरा है समानता। और चौथा है उपयुक्त सभी। तो क्या होगा, ऊपर आपने पढ़ा है वे स्वतंत्रता, समानता तथा निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों से प्रेरित थे, यानी उपयुक्त सभी। ठीक है, आप गद्यांश को ध्यान से देखेंगे तो आपको इसमें से उत्तर आपको स्वतः मिलते चले जाएंगे। आप ध्यान से देखते जाइए केवल। अगला है आज़ादी के लिए संघर्ष किसने चलाया। पहला है सदस्यों ने। दूसरा है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। तीसरा है देश की जनता ने। और चौथा है ब्रिटिश सरकार ने। जो आज़ादी के लिए संघर्ष चलाया वो किसने चलाया, देश की जनता ने। आप दूसरी लाइन ध्यान से पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है इस आज़ादी के लिए पूरे देश की जनता ने एक लंबा और मुश्किल संघर्ष चलाया था। ठीक ना। तो कौन सा उत्तर सही है, इसका तीसरा सही है। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल्य कौन सा है, यह आपको बताना है। पहला विचारों की अभिव्यक्ति। दूसरा समानता। तीसरा है स्वतंत्रता। और चौथा है उपयुक्त सभी। जब लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात होती है तो आप समझते हैं लोकतंत्र में विचारों की अभिव्यक्ति का अवसर मिलना ही चाहिए, समानता का भाव होना ही चाहिए और स्वतंत्रता का अधिकार भी होना चाहिए। अर्थात जो चौथा ऑप्शन है वह सही है, उपयुक्त सभी। आगे देखते हैं, आंदोलन का क्या असर पड़ा। अभी जो गद्यांश आपने पढ़ा उसमें लिखा हुआ है
उस आंदोलन का असर क्या पड़ा, उस गद्यांश के आधार पर आपको बताना है। पहला है लोकतंत्र स्थापित हो गया, हालांकि ऐसा नहीं हुआ तुरंत तुरंत। दूसरा है ब्रिटिश शासक चले गए, तो क्या ऐसा हुआ। तीसरा, सरकार की खुलकर आलोचना होने लगी। और चौथा है लोगों को हिस्सेदारी मिल गई। उस आंदोलन से लोकतंत्र तो स्थापित नहीं हुआ, ब्रिटिश शासक भी तुरंत नहीं गए उस समय में, 1885 की जो बात चल रही है। और चौथा जो दिया है लोगों को हिस्सेदारी मिल गई, तो यह भी नहीं हो पाया। हाँ, यह जरूर हुआ कि सरकार की खुलकर आलोचना होने लगी, है ना, सरकार की खुलकर आलोचना होने लगी। यह ऑप्शन सही है। आगे देखते हैं, कांग्रेस की क्या मांग थी। आपने जो गद्यांश पढ़ा उसके आधार पर आपको बताना है कांग्रेस की मांग क्या थी। पहला है आज़ादी दो, तो ऐसी कोई मांग नहीं थी उस समय। दूसरा है भारतीय पुरजोर विरोध करें, ऐसा भी उन्होंने नहीं कहा था। विधायिका में चुने हुए सदस्य हों। और चौथा है अंग्रेजों भारत छोड़ो। अंग्रेजों भारत छोड़ो का विचार उस समय नहीं था। हाँ, तीसरा सही है, वो विधायिका में चुने हुए सदस्यों की डिमांड जरूर कर रहे थे, तो ये तीसरा उत्तर सही है, विधायिका में चुने हुए सदस्य हों, यही कांग्रेस की मांग थी। ठीक है, आगे देखें। आगे है सबसे सटीक या सार्थक वाक्य चुनना है आपको। तो आप देखिए 4 वाक्य दिए हुए हैं, सबसे सटीक या सार्थक कौन सा है उसके बारे में आपको बताना है। चारों वाक्य आपको लग सकता है कि सटीक हैं, ध्यान से देखते जाइए। पहला है संघर्ष मनुष्य को निखारता है। दूसरा, संघर्ष मनुष्य को सफलता दिलाता है। दोनों सही लग रहे हैं। तीसरा, संघर्ष मनुष्य को उजाड़ता है। और चौथा है संघर्ष मनुष्य को भटकाता है। तो जो नीचे वाले 2 ऑप्शन हैं वह तो आप सीधे सीधे देख रहे होंगे, आपको भी लग रहा होगा कि ये ठीक नहीं हो सकता। जो ऊपर है उसमें 2 में कन्फ्यूजन हो सकता है, लेकिन संघर्ष मनुष्य को सफलता दिलाता है यह पूरी तरह सही नहीं है। दिलाता भी है पर हर बार दिलाए ये जरूरी नहीं है, लेकिन हाँ एक काम जरूर वो करता है कि संघर्ष मनुष्य को निखारता है। इसलिए पहला ऑप्शन सही है। थोड़ा सा केवल आपको तार्किक क्षमता का अपने प्रयोग करना है, आपको उत्तर मिलते चले जाएंगे। बहुत आसान है, आप अच्छे ढंग से कर सकते हैं। आगे देखिए, खुलेआम शब्द का सबसे सार्थक प्रयोग है। इस शब्द का सबसे सार्थक प्रयोग क्या है वो आगे के वाक्य में आप पढ़ते जाइए और फिर बताइए। पहला है खुलेआम नाक बज रही थी। दूसरा, खुलेआम नगाड़े बज रहे थे। तीसरा, खुलेआम बरसात हो रही थी। और चौथा है खुलेआम बुराइयां हो रही थी। तो खुलेआम नाक बजना कोई बात नहीं है, खुलेआम नगाड़े बजेंगे तो खुलेआम तो होगा ही, और बरसात हो रही है तो वो भी खुलेआम ही होगी, उसको चोरी से नहीं हो सकती। हाँ, खुलेआम बुराइयां हो रही थी, यह सार्थक प्रयोग है खुलेआम शब्द का, तो चौथा सही है। आगे देखें, दबाव शब्द का प्रयोग कहां पर होगा। बहुत आसान है, आप ध्यान से देखें। पहला, सभी चुपचाप, खाली जगह दिया है बीच बीच में, आप देखते जाइएगा, वहां पे आपको दबाव शब्द प्रयोग करके चेक कर लेना है। सभी चुपचाप से थे, यानी सभी चुपचाप दबाव से थे। दूसरा है चढ़ता, खाली जगह गिरता गया, यानी चढ़ता दबाव गिरता गया, यह भी ठीक नहीं लग रहा। तीसरा है हवा का, खाली जगह कम हो गया, हवा का दबाव कम हो गया, यह शायद ठीक हो सकता है। चौथा है भीड़ भाड़ से था, अर्थात भीड़ भाड़ दबाव से था। तो इन चारों में क्या सही लग रहा है आपको, कहाँ होना चाहिए दबाव का प्रयोग। बिल्कुल सही है, हवा का दबाव कम हो गया, यानी तीसरे में दबाव शब्द का प्रयोग सही जगह हो सकता है। ठीक ना, आगे चलें। 114वां जो ये कहना चाहते हैं, ये नीचे एक पद्यांश दिया हुआ है, कविता दी हुई है, और उस पर कुछ प्रश्न दिए हुए हैं, 7 प्रश्न दिए हुए हैं। आपको ध्यान से, जैसे आपने गद्यांश को पढ़ा है वैसे ही आपको पद्यांश को भी ध्यान से देखना है, उसके अर्थों को समझना है, और उसी पर आधारित ये प्रश्न पूछे जाएंगे जिसका उत्तर आपको देने का प्रयास करना है। तो आप ध्यान से देखते जाइए। और तुकांत कविता है, हम पढ़ रहे हैं, आप ध्यान से देखते जाइए। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती, वह आवाज़ सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल। मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है प्राचीन काल से। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है या अपने ही सरगम को लाकर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही स्थायी को संभाले रहता है।
जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ सामान, जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन जब वह नौसिखिया था। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह स्तब्ध होता हुआ, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढाढ़स बंधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। कभी कभी वह यूं ही दे देता है उसका साथ, यह बताने के लिए कि वह अकेला नहीं है और यह कि फिर से गाया जा सकता है गाया जा चुका राग। और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। यह अतुकांत कविता है, बड़ी गहराई है इस कविता में, पर बड़ी सावधानी के साथ आप उत्तर देंगे। देखते हैं पहला प्रश्न इस पे जो आधारित है वो क्या है। संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है। पहला है संगदिल, दूसरा है सहयोगी, तीसरा है सहृदय और चौथा है समरस। तो इसका जो सही उत्तर है वह है सहयोगी। क्या है? सहयोगी। वह सहयोगी की ओर संकेत करना चाहता है, सहयोगी प्रकृति के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाहता है। आगे देखते हैं अगला क्या कहता है प्रश्न इस पे जो है। अगला प्रश्न कहता है चट्टान जैसा भारी स्वर से आशय है। चट्टान जैसा भारी स्वर से क्या आशय है वो आपको बताना है। पहला पत्थर की आवाज़, दूसरा मोटी आवाज़, तीसरा है मनुष्य पुरुष की आवाज़ और चौथा है गंभीर आवाज़। तो क्या सही उत्तर होगा? मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज़ सुंदर कमजोर कांपती हुई थी, है ना, यानी गंभीर आवाज़ की बात हो रही है। चौथा उत्तर सही है। आगे देखते हैं गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है के मायने हैं, मतलब उसका अर्थ क्या है जो इन्वर्टेड कामा में लिखा हुआ है। अंतरे को गाते हुए वह, पहला ऑप्शन बेलगाम हो जाता है, दूसरा भटक जाता है, तीसरा लीन हो जाता है और चौथा कहता है कि बेसुरा हो जाता है। तो वो क्या हो जाता है? वह लीन हो जाता है। क्या सही है? वह लीन हो जाता है, तीसरा सही है। आगे देखते हैं अनहद शब्द में पहला हद प्रत्यय है, दूसरा कहते हैं कि अ उपसर्ग लगा है, तीसरा कहते हैं द प्रत्यय है और चौथा ऑप्शन कहता है कि अन उपसर्ग है। क्या है? अन उपसर्ग है। आप जानते हैं हद प्रत्यय नहीं है ना, हद प्रत्यय नहीं होता। अ उपसर्ग भी नहीं है क्योंकि नहद कोई सार्थक शब्द नहीं बनता। द भी प्रत्यय नहीं है क्योंकि अनह भी कोई शब्द नहीं बनता। अन उपसर्ग है, अन उपसर्ग है क्योंकि हद का अर्थ होता है सीमा। हद का अर्थ क्या होता है? सीमा, और उसके पहले अन लगा देंगे तो अनहद हो जाता है। तो चौथा सही है। आगे देखते हैं राख जैसा कुछ गिरता हुआ का अर्थ है। राख जैसा कुछ गिरता हुआ का अर्थ क्या है? पहला भयभीत स्वर, दूसरा बुझता हुआ स्वर, तीसरा ऊंचा स्वर और चौथा है उदास स्वर। तो क्या है? राख जैसा गिरता हुआ जो कविता में आया है उसका अर्थ क्या होगा? जी हाँ, दूसरा सही है, बुझता हुआ स्वर। क्या है? बुझता हुआ स्वर, दूसरा सही है। आगे देखते हैं संगतकार का अर्थ है पहला गायक को बिखरने से बचाने वाला, दूसरा गायक का साज उठाने वाला, तीसरा गायक के साथ रहने वाला और चौथा है गायक के साथ गाने वाला। क्या सही है? आप देख रहे होंगे कि इस कविता में जो कवि है वो बड़े दुख में है, तो उसका संगत, उसका साथ देने की बात हो रही है, जो उसको ढाढ़स बधा सके। तो जो ढाढ़स बधाएगा वो साज उठाने वाला या साथ रहने वाला नहीं, साथ गाने वाला नहीं, बल्कि गायक को बिखरने से बचाने वाला होगा, है ना। तो संगतकार का जो अर्थ है वह पहला जो ऑप्शन है उसमें है कि गायक को बिखरने से बचाने वाला, है ना। और अंतिम प्रश्न जो है ढाढ़स बधाना का अर्थ है। ढाढ़स बधाना एक मुहावरा है, तो इसका अर्थ क्या होता है वो आप देखिए। रक्षा सूत्र बांधना, दूसरा तसल्ली देना, तीसरा आशीर्वाद देना, चौथा आज्ञा देना।
इसका तो आप जानते हैं, आसानी से उत्तर दे लेंगे, है ना, तसल्ली देना। ठीक है, तो इस तरीके से 30 प्रश्न पूरे हुए। हमें आशा है कि आपने बहुत सारी चीज़ों को सीखा होगा। यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो आप इसे लाइक करें और अपने मित्रों में शेयर भी करें, और अपने बहुमूल्य सुझाव से हमें अवगत भी कराते रहें, ताकि हम आपके लिए और उपयोगी वीडियो बना पाएँ। ठीक है, तो अगले वीडियो तक के लिए एक बार फिर से आप सभी को जय हिंद।